नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो और देखते हैं कुछ पर्यावरण अध्ययन जो ईवीएस का पोर्शन सीटेट में आता है और ये अब केवीएस में भी आएगा। तो ये यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर है सीटेट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, करके देखो पर ध्यान देना है, को शामिल किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, उनको हाथ से सिखाने वाले जो अनुभव हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में प्रकरण करके देखो को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना है। ठीक है, यही सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस में अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य, ठीक है, तो ये है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शंस और भी दे रखे हैं। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। दत्त कार्य वह कार्य है जिससे शिक्षण के पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह शिक्षार्थियों को पाठ्य क्रियाओं में निपुण निर्देशन प्रदान करता है, जिसका मुख्य लक्ष्य है शिक्षार्थियों के अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, या शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये एक्टिव लर्निंग है, इसमें ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, भ्रमण पर ले जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना। देखो, जब जहाँ पर खाली डेफिनेशन से रिलेटेड बात कह दी है, कुछ ही शब्दावली की बात कह दी है, तो वो आंसर उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और देखो ये नेगेटिव वे में जा रहा है और ये सारे जो ऑप्शन है नीचे वाले ये पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा, उद्देश्य नहीं है पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो देख लेते हैं क्या है। शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, ऐसा नहीं कह सकते हैं, बाकी कह सकते हैं लेकिन इतना ब्रॉड टर्म हम इसे काउंट नहीं कर सकते। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना हो सकता है। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए, ये इतना खास नहीं है, ना ही व्याख्यान वाला इतना खास है। नीचे वाले देखते हैं, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए समूह परियोजना लेने के लिए कहना। देखो, सामूहिक रूप से जो बात कही है और वो जानकारी भी कलेक्ट करेंगे, तो ये आंसर इसका राइट होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करना चाहिए। रचनात्मक आकलन में क्या चीज़ ऐसी हैं जिनको हमें शामिल नहीं करना चाहिए? देखो, अधिगम रिक्तियों की पहचान करना चाहिए, कमियों की पहचान और सीखने को बढ़ावा देने के लिए करनी चाहिए, लेकिन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, उन्हें ग्रेडिंग देना और रैंकिंग देना मीन्स अंक देना, ये इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ये नहीं शामिल नहीं करता है, इसी को पूछा है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ठीक है,
खानों का उत्खनन या खुदाई होती है, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है आगे कि इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं, कि जंगल किस वजह से गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं खानों में खानों का उत्खनन। देखो खुदाई होती है खानों के लिए, तो पेड़ पौधों को काटा जाता है, जंगलों को साफ किया जाता है, वहाँ से जो पेड़ होते हैं उन्हें हटाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। बांधों का निर्माण किया जाता है तो भी पेड़ पौधे काटे जाते हैं। लेकिन बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठी करना, देखो पेड़ों से पत्तियां ही लेनी है तो पेड़ों का तो हम नुकसान कर नहीं रहे, क्योंकि पत्तियां तो उस पर दोबारा भी आ जाएंगी, तो ये नहीं इसे काउंट करेंगे। बांस से टोकरी बनाना, देखो बांस को काट लेते हैं चलो ठीक है, लेकिन वो दोबारा से वहीं के वहीं ऐसे ही उगाता है, तो उसे टोकरी बनाते हैं, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शंस तो इसमें होंगे नहीं, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस होंगे जिनसे पेड़ बिल्कुल जड़ से काटे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ नीचे ये ऑप्शंस दिए हैं B C D E, केवल ए और बी, या ABC, तो इसका ए और बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, बांधों का निर्माण करना और खानों का उत्खनन या खुदाई करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। देखते हैं आगे। कांसे को तांबा और टिन को पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस इसमें से सही होंगे, और ये नीचे ऑप्शंस इस तरीके से दिए हैं, ए तथा सी ठीक है, या बी तथा सी ठीक है, या सी या डी, और या डी और ए। तो इसमें बी और सी इसमें राइट आंसर होगा इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधीधाम, ठीक है, गुजरात का कोई रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश, फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसकी सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। ठीक है, जो ये हैदराबाद है अब तेलंगाना कहेंगे, लेकिन ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है तो पहले का उसी हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कहा है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी, तो वो कौन कौन सी दिशाओं में कैसे कैसे चलेगा। पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में चलेगा, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में चलेगा, पहले पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में चलेगा। इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर ये होगा, पहले वो पूर्व दिशा में चलेगा और फिर उसके बाद दक्षिण दिशा में। ठीक है, और देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन इसमें क्या दिया हुआ है डिटेल में। भोपाल गांधीधाम के पूर्व में है। ठीक है, भोपाल गांधीधाम के किधर, जो भोपाल पड़ता है गुजरात के किधर में पड़ता है, पूरब साइड में पड़ता है। ठीक है, तथा हैदराबाद भोपाल के दक्षिण में पड़ता है, हैदराबाद नीचे की साइड में पड़ता है भोपाल से। ठीक है, अतः व्यक्ति को पहले पूर्व दिशा में और फिर वो दक्षिण में जाना पड़ेगा। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है 110 मीटर होता है। ठीक है, यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन स्थानों के मध्य बीच की दूरी वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो वो इसे पहले 1 सेंटीमीटर कितने 110 मीटर के बराबर, तो 15 को 1500 इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो उनके स्थानों के बीच की दूरी किस तरीके से निकालेंगे, 15 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 110 से। ठीक है, 110 दिया हुआ है तो ये 1650 मीटर हो जाएगा, और इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे 1650 मीटर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, म्यांमार का है, भारत का है, तिब्बत का है, या नेपाल का। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी 8848 लिखा हुआ है, लेकिन अब जो काउंट करते हैं वो 8850 मीटर इसकी ऊंचाई काउंट करते हैं, और ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल न पाए उसे रोकने के लिए कहना, और साथी के बीमार होने पर उनका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ठीक है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। ठीक है, माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपरोक्त चयन कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि जो माउंटेनियरिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो एक ग्रुप लीडर जो बनाया जाता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं वो इनमें से बतानी है।
तो देखो, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए जो भी लीडर होगा। ठीक है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम लीडर को करना पड़ेगा। और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना भी लीडर का काम है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डी और ई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये रोनाल्ड रोज थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी से बुखार आता है, सिर में दर्द होता है और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने कड़वी दवाई दी। रजत किस बीमारी से पीड़ित था? तो उसको मलेरिया के लक्षण थे ये सारे जितने भी दिए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बिरूनी कौन था? ठीक है, तो वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अल-बिरूनी कौन से देश से था? उज्बेकिस्तान, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसकी पुस्तक का नाम भी ध्यान रखेंगे, किताब उल हिंद। उसने एक पुस्तक लिखी थी जो भारत के इतिहास को जानने हेतु महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है भाई, ये इसमें से 2-3 पॉइंट्स बन जाते हैं, तो ये याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन इसमें से ऐसे बन सकता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन रट लेना इसे। केवल काली और सफ़ेद ही देख पाते हैं जो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं, किसी भी चीज़ को वो काली और सफ़ेद देख पाते हैं, ब्लैक एंड वाइट ओनली। देखते हैं नेक्स्ट, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनना है। तो ये ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथीनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में एक ही परिवार के सदस्य होते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथीनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन इसमें से ठीक होंगे। फिर आगे दिया हुआ है, एक झुंड में हथीनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और सी ऑप्शन। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथीनी पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, दिया हुआ था। तथा इनके झुंड में केवल हथीनियों और 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पराग। ठीक है, उन्हें पराग कहेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन आता है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं, ठीक है, तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ठीक है, पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो इसका राइट आंसर ये ही है, इसको याद रख लेना। ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल अगर मिलें तो ये समझ जाओ कि हम गुजरात वाले एरिया में आ गए हैं। ठीक है, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि पक्षियों की आँखों की पुतली नहीं घूम सकती है। जैसे हम अपनी आँखों की पुतली को घुमा के देख पाते हैं, लेकिन पक्षियों की वो घूम नहीं पाते, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमा के देखते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? देखो, आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और गुड़। ये किसके स्रोत हैं? जो लोहा मिलना होता है, आयरन मिलना होता है, उसके अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है। जो अभी हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसको बाहर के जीवन से जोड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। तो ये इसका अनुरूप नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्या कहा है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, क्यों? चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए एनसीईआरटी को उसमें दिया गया है, इसलिए प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? देखो, शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देना, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें शब्दावली या परिभाषाओं पर अधिक बल नहीं देना है, हमें पूरे विषय को जानना है, कंप्लीट ब्रॉड जानकारी रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है और प्रकरण को और अधिक रोचक बनाने के तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो जानवर और उनकी उपयोगिता के आधार पर फिल्म प्रदर्शित करना, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह है, हवा सब जगह है प्रकरण को पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? सार्थक नहीं है, तो ये हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना उपयुक्त गतिविधि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हवा के बारे में जब हम पढ़ाना चाहते हैं तो वो तो वैसे ही बता देंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहें। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच।